हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रोबी सिंह आठिया और इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की साइंस। मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 का जितना भी सिलेबस है उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा छोटा जो पार्ट है वो आपका साइंस वाला पोर्शन है। ठीक है, तो साइंस आपका सब्जेक्ट सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट रहता है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। अरे ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर समझ लिया ना तो इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अब तक आपको नहीं पता थी वो भी आपको पता लगने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 18 चैप्टर है, एक चैप्टर हम कर चुके हैं सौर परिवार वाला, और ये जो है आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, चलिए फसल का उत्पादन और प्रबंधन तो हम बाद में देखेंगे, अभी ये देखते हैं कि फसल होती क्या है। तो सिंपल सी बात है, फसल का मतलब आप क्या समझते हो? फसल का मतलब है कि कोई बड़ा सा एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में आपने एक ही तरह के पौधे लगा दिए तो वो क्या हो जाएगी? फसल हो जाएगी। ठीक है, तो आप डिफाइन कर दोगे कि सिंपल सी बात है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर या किसी बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फसल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला यही है कि फसल किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दे दोगे कि जी सिंपल सी बात है, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें समझने वाला क्या है कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि किसी किसान के पास इतनी सारी ज़मीन है और वो उस ज़मीन के पूरे हिस्से में सिर्फ किसकी खेती करता है? गेहूं की खेती करता है। एक दो पौधे नहीं, हज़ारों लाखों पौधे लगाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या हो गई? गेहूं की फसल हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना है ना तो एक लॉजिक रहता है। साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने का ब्रह्मास्त्र बता दूंगा आज आपको, कि जो आपके नोट्स होते हैं ना वो कलरफुल होने चाहिए। आपको बढ़िया से बढ़िया डायग्राम बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने, और फिर उन डायग्राम्स को कलरफुल बनाने, स्केचेस से, अलग अलग कलर्स के पेन से। अगर आपके नोट्स इंटरेस्टिंग होंगे तो आपको साइंस पढ़ने में सचमुच में मज़ा आएगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि अलग से पेज पर डायग्राम बना लो, फिर उस पेज को कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लो। ठीक है, ये भी आप काम कर सकते हो। साइंस बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। ठीक है, स्पेशली जिनको साइंस बोरिंग लगती है, ये काम कर लो। बच्चा ब्रह्मास्त्र है, साइंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मज़ेदार लगेगी, समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात है कि फसल किसको कहते हैं? जब एक बहुत बड़े क्षेत्र पर एक ही तरह के पौधे लगा दिए, पूरा खेत है, पूरे खेत में गेहूं के पौधे लगा दिए, तो इसका मतलब वो क्या हो गई? गेहूं की फसल हो गई। ठीक है, क्या हो गई? गेहूं की फसल हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत जो है वो बहुत बड़ा है और हर जगह तापमान अलग अलग रहता है, हर जगह वर्षा अलग अलग रहती है, हर जगह हवाएं अलग अलग जो है डायरेक्शंस में चलती हैं, अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी जलवायविक विविधताएं हैं। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, भिन्नताएं। ठीक है, भिन्नता ही क्या होती है? विविधता होती है। विविधता शब्द का मतलब समझते हो ना आप? विविधता एसएसटी में पढ़ा है आपने। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, यानी कि चीज़ों का अलग अलग होना। अब भारत के उत्तरी हिस्से में मैदान है, उससे ऊपर चले जाओ हिमालय है, नीचे आ जाओ पठारी हिस्सा है, तो हर जगह अलग अलग है। वर्षा, मेघालय में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारे पूरे के पूरे भारत में अलग अलग तरह की जलवायविक स्थितियाँ पाई जाती हैं। यानी कि भारत के अंदर जलवायविक विविधता पाई जाती है और जलवायविक विविधता के चलते पूरे भारत में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कहीं उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया जा रहा है तो कहीं चावल बोए जा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है,
और इसी तरह से राजस्थान के अंदर अगर आप आ गए तो वहाँ पे मक्का बाजरा बोया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है फसलें जो है ली जाती हैं, अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो है फसलों को विभाजित करना, पूरे जितनी भी फसलें हैं उनको जो है कुछ आधार पर विभाजित किया गया है। और अगर ऋतुओं के आधार पर फसलों का विभाजन देखा जाए, किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर फसलों का अगर विभाजन किया जाए तो ऋतु के आधार पर जो फसलें होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। और दोनों ही प्रकार आप जानते हो। पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल, ठीक है। अब देखिए दोनों जो टाइप है फसलों के उनमें क्या अंतर रहता है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी फसलें जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, यानी कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, वो कौन सी है? खरीफ की फसलें, ठीक है। कि पूरे भारत की फसलें जो ले ली वो ऋतु के आधार पर हमने ले ली, तो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ऐसी फसलें जो सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, किस मौसम में? सर्दी के मौसम में। पीडीएफ आपको मिलेगी बढ़िया से, ठीक है। अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, तो नोट्स बनाने की टेंशन मत लो। अभी वीडियो के बाद आप पीडीएफ में जा कर के नोट्स देख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स की टेंशन मत लो। सर्दी के मौसम में जो फसल बोई जाती है वो होती है हमारी रबी की फसल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसकी एक ट्रिक मैं बता दूं कि आप याद कैसे रखोगे कि सर्दी वाली रबी होती है या वर्षा वाली रबी होती है। तो सिंपल सी बात है कि सर्दी में आप क्या ओढ़ते हो? रजाई ओढ़ते हो ना। रजाई ओढ़ते हो तो र से रजाई, र से रबी, तो रबी की फसल कब आएगी? सर्दी में आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और देखिए वर्षा ऋतु में ठंड होती है ना, बिल्कुल होती है, ठंड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि हम रजाई लें, ठीक है। बहुत कम ठंड होती है। यानी गर्मी में जब बारिश आ जाती है तो हम क्या लेते हैं? हम ऊपर खेस ले लेते हैं, कोई पतला सा खेस, ठीक है। तो ख से खेस, ख से खरीफ। तो ये क्या हो गई? एक ट्रिक हो गई कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और रबी की फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है। अब हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु आती कब कब है। बताइए ज़रा, वर्षा ऋतु कब कब आती है, ठीक है। वर्षा ऋतु फिलहाल तो चल रही है ना वर्षा ऋतु, और आजकल तो वैसे पता ही नहीं, कभी भी वर्षा आ सकती है, कहीं भी बाढ़ आ सकती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वर्षा आती है जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के बीच में। यानी कि जून से सितंबर के बीच में, यहाँ नीचे लिखने के लिए जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं हम। जून से सितंबर के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं वो कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? जून से सितंबर के बीच में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो आप कह देंगे कि सिंपल सी बात है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी की सारी क्या है? खरीफ की फसलें हैं जो जून से सितंबर के बीच में बोई जाती हैं। अगर आपको यहाँ से याद नहीं रह रहा तो थोड़ा सा जो है दिमाग लगा लो कि पिछली बार जब वर्षा हुई थी तो आपने अपने आसपास के, अपनी सिटी के आसपास में खेत देखे होंगे, खेत में कौन कौन सी फसलें आपको दिखाई दे रही थी। तो सिंपल सी बात है, कपास दिखाई दे रही थी आपको, और क्या क्या दिखाई दे रहा था? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, और क्या? और है कपास, ठीक है। और सितंबर लास्ट तक आते आते जब अक्टूबर आता है तो कपास जो है अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाती है, और अक्टूबर के जो है लास्ट में, अक्टूबर नवंबर में कपास निकलनी स्टार्ट भी हो जाती है, आपको पता है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रबी की फसल। तो रबी की फसल किस महीने में आती है? तो सिंपल सी बात है कि बताओ, सितंबर के बाद कौन आ रहे? सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, ठीक है। तो जैसे ही कपास हो जाएगी, कपास को निकालेंगे तो अक्टूबर में, अक्टूबर से
लेकर के मार्च तक जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कौन सी फसलें, रबी की फसलें। ठीक है, अब इस टाइम में कौन कौन सी फसलें होती हैं बताओ ज़रा। एक तो इस टाइम में आप देखते हो सरसों देखते हो, मटर देखते हो, गेहूं देखते हो, चना देखते हो, बिल्कुल देखते हैं तो आप कह देंगे यहाँ पर बोई जाती है गेहूं। चना भी तो सर्दी के मौसम में होता है ना, हरा चना है ना, और इसके साथ सरसों का साग भी होता है ना, सरसों। ठीक है, जो पंजाब के अंदर जो है फेमस है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी काफ़ी जगह पर सरसों का साग बनाया जाता है। ठीक है, तो गेहूँ, चना, सरसों, और कौन कौन सी फसलें होती है, एक मटर होती है ना, मटर भी तो सर्दी के मौसम में आती है। ठीक है, मटर आदि, तो ये सारी फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। इसके अलावा गर्मी की मौसम में भी राजस्थान में बहुत सारी फसलें ली जाती हैं, जैसे तरबूज है, जैसे खरबूजा है, तो ककड़ी है। इस तरह की फसलों को एक एक्स्ट्रा कैटेगरी दी गई है जिनको जायद की फसलें कहते हैं। हालांकि हमने उनको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ 2 प्रकार की फसलें, पूरे भारत के अंदर 2 प्रकार की फसलें, खरीफ की फसल, खैफ और खेस याद आ रहा है मतलब वर्षा ऋतु, रफ और रजाई याद आ रहा है, रजाई का मतलब सर्दी, तो सर्दी के मौसम में होता है। अच्छा, वर्षा ऋतु कब से कब तक, जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में याद करो कौन सी फसलें खेतों में लहलहा रही थी, तो सिंपल सी बात है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास लहलहा रही थी। ठीक है, और अक्टूबर से मार्च के बीच में रबी की फसल, और तब देख लीजिए कि जब रजाई ओढ़ते हैं, सर्दी का मौसम आता है, तो कौन कौन सी फसलें होती है खेतों में, सिंपल सी बात है, गेहूँ होती है, चना होती है, सरसों होती है, मटर होती है, आदि होती है। तो ये हो गए हमारे फसलों के प्रकार। ठीक है, कि ऋतु के आधार पर फसलों को मुख्यतः इन भागों में बांटा जाता है। ये तो हो गई फसलों के आने के बाद की बात, लेकिन फसलों को लाने के लिए किसान को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप कई काम करने पड़ते हैं, और इन सारे कामों को क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, कि जब किसान सोचता है ना कि उसको फसल लगानी है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है, उसके बाद क्या करता है, मिट्टी की बुआई करता है। ठीक है, मिट्टी को तैयार किया, मिट्टी की बुआई कर दी, बुआई का मतलब बीज डाल दी उसमें। ठीक है, उसके बाद बीज को बचाए रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डालता है, थोड़ा पोषण भी मिल जाए बीजों को, इसलिए खाद और उर्वरक डालता है। ठीक है, अब जैसे ही उर्वरक डालेगा तो वैसे ही फसल को किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत होती है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। अब जैसी फसल में आपने पानी डाल दिया तो उसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाएंगे, साथ के साथ वहाँ पर क्या होगी, थोड़ी बहुत खरपतवार भी उग जाएगी, क्योंकि पानी दे रहे हो तो घास तो उगेगी, सिंपल सी बात है, उपजाऊ भूमि है, खाद भी दे दी, पानी भी दे दिया, तो थोड़ी बहुत घास भी उग जाएगी। तो उसमें आपको कीटों को मारने के लिए कीटनाशक डालने पड़ेंगे, और खरपतवार को जो है निकालने के लिए खरपतवार नाशी डालने पड़ेंगे, यानी कुछ दवाइयाँ भी उसको खिलानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हो गया, फसल हमारी बनके तैयार हो गई। अब आपको क्या करनी है, फसल की कटाई करनी है। फसल आपने निकाली, उसके बाद कहाँ लेकर के जाना है, घर में स्टोर करना है, जब तक अच्छे दाम नहीं मिलते हमारे को, तो उसको स्टोर करना है। या फिर हमें कई फसल है, जैसे सरसों की फसल है, तो उसको कई दिनों के लिए सुखाना पड़ता है, जैसे मूंगी है तो मूंगी को कई दिनों के लिए सुखाना पड़ता है, तो उसको स्टोर करना होता है। ठीक है, तो फिर हमें उसका भंडारण करना होता है, और फिर जो है हम उसे बेचते हैं। तो ये वही स्टेप बाय स्टेप हम सारी के सारी जो भी चीज़ें हुई, इसको बोला जाता है पूरी को कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, तो यही हमारा है कि फसलों के बारे में हम जान लिया। अब उसके बारे में हम जानते हैं कि फसल के पीछे किसान कितनी मेहनत करता है, कृषि पद्धतियों के बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अपना क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए जी कृषि पद्धतियाँ क्या होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि पद्धतियाँ। मार्कर आपको दिखाई नहीं देगा, अपने मार्कर चेंज कर लेते हैं, लीजिए दोबारा से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कृषि पद्धतियाँ किसको कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ किसको कहते हैं। तो आप कह दोगे कि जी फसल उगाना जो होता है ना, वो सिंपल आप जैसे कह रहे हो कि रजाई से उठे, रबी के मौसम में फसल उगा दी, उसको काट दिया और बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। किसान को समय समय पर बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप क्या लिख दोगे कि फसल उगाने के लिए किसान को
किसान को अलग अलग समयावधि पर अलग अलग क्रियाकलाप करने होते हैं या करने पड़ते हैं। ठीक है, अवधि में अलग अलग समयावधि पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, अब आपको कि कृषि पद्धतियाँ होती कौन कौन सी है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो निम्न प्रकार हैं। इस प्रकार से हैं, जो नीचे लिखेंगे वो सारी की सारी कृषि पद्धतियाँ होगी। सबसे पहले जब भी किसान फसल उगाने का सोचेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? मिट्टी तैयार करना। अब जैसे ही हमारी मिट्टी तैयार हो गई तो वैसे हम बीज डालेंगे, यानी कि दूसरा काम क्या हो जाएगा? हमारा बुआई हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही हमने बीज डाल दिया तो वैसे ही बीज के खाना, सिंपल सी बात है कि जब बीज जो है उगेगा तो उसके लिए उसको कुछ पोषण की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पोषण की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या देंगे? उसको खाद व उर्वरक देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, खाद दे दिए, उर्वरक हमने दे दिया। उसके बाद जब भी उर्वरक देते हैं तो फसल जल ना जाए, क्योंकि खाद गर्म होती है, तो ऐसे में हमें उसे पानी की आवश्यकता होती है उसे, तो इसलिए हमें क्या देना पड़ता है? उसको सिंचाई देनी पड़ती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही पानी देंगे तो वहाँ पर खरपतवार उग जाएंगे, कीट आ जाएंगे, तो ऐसे में वहाँ पर हमें कीटनाशक व खरपतवार नाशक का छिड़काव करना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इतने सारे जब स्टेप्स कर दिए तो फसल बिल्कुल जो है तैयार हो गई है। ठीक है, अब जब तैयार हो गई है तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि फसल को काटा और बाजार में बेचा है, नहीं, उसको कुछ टाइम के लिए उसको सुखाना पड़ता है, कई सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका भंडारण करना पड़ता है। यानी कि ये 7 काम जब किसान करता है तब जा कर के कहीं ना कहीं किसान की जो मेहनत है वो रंग लाती है और उसकी फसल जो उसे मुनाफा देती है। तो ये होती है सारी की सारी कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इन एक एक कृषि पद्धतियों को उठाएंगे, इनमें कौन कौन से औजार जो है वो यूज होते हैं, कैसे कैसे ये पद्धतियाँ होती हैं और इनकी आवश्यकता किस लिए होती है, सब जो है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उसे हल से या कुदाली से, क्या ये चीज़ें होती है पढ़ेंगे हम। ठीक है, उनसे क्या किया जाता है कि मिट्टी जो है बहुत कठोर होती है तो उसको उलट पलट करके जो है मिक्स किया जाता है आपस में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है? जुताई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुताई बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक एक स्टेप को करके हम 7 स्टेप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप जो है वो है मिट्टी तैयार करना। तो सिंपल सी बात है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पलट कर पोला किया जाता है, और मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मिट्टी को उलटना पलटना क्यों आवश्यक होता है? यानी मिट्टी को उलट पलट कर आप पोला कर रहे हो तो वो किस वजह से कर रहे हो? तो इसके 3 कारण है, आप ध्यान से समझिएगा। एक तो सिंपल सी बात है, सबसे बेसिक बात जो आपको समझ आती है, ठीक है, पहले से ही आपको समझ में आती है कि अगर मिट्टी कठोर होगी, आपने उसके अंदर बीज डाल दिया, मान लीजिए बो दिया आपने बीज, तो वो बीज जो है बाहर आने में उसकी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर मिट्टी पोली होगी तो वो बीज जो है फटाफट से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए ये इतना बेसिक कारण नहीं है कि सिंपल सी बात है जब आप बीज डालोगे तो ये जो है ऊपर से पोला हो ही जाएगा। ठीक है, इस रीज़न को आप ना भी लेके चलो। तो अभी 2 मुख्य रीज़न हमारे यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से हमने मिट्टी को उल्टा पलटा और पोला किया। ठीक है, अब देखिए पहला रीज़न कि जो आपकी मिट्टी होती है
फसल उगाने से पहले मिट्टी में कुछ चीज़ें होती हैं। मिट्टी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पहला कि मिट्टी के अंदर जल होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, ठीक है। मिट्टी के अंदर जल होता है, बहुत सारे जो है खनिज तत्व होते हैं या खनिज लवण होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे ही आप मिट्टी को उलट पलट करते हो, पोला करते हो, तो क्या हो जाता है कि ये जो चीज़ें ये मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, जब जल है तो वो जल मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ें मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं ताकि पौधा जो है इनका आराम से उपयोग कर सके, ठीक है। कि मिट्टी को आपने उल्टा पलटा, ठीक है, पोला कर दिया बिल्कुल। ऐसे में क्या होगा कि एक तो पौधा आसानी से बाहर आ जाएगा, पहला जो इसका कारण है वो, ठीक है। दूसरा कारण है कि मिट्टी के अंदर जल होता है, कई सारी गैसें होती हैं और कई सारे खनिज लवण होते हैं। और जैसे ही आप मिट्टी को उलट पलट कर पोला करते हो, जैसे हम मिट्टी को उलट पलट कर पोला करते हैं, तो वैसा करने से क्या होता है कि जल, गैसें और खनिज लवण जो है वो बाहर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, ताकि पौधे जो इनका आराम से जो है इनको ग्रहण कर लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। पहले ये तो हो गई हमारा कि मेन पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि जब भी हम खेत में देखते हैं तो खेत में दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि मृत पौधे होते हैं, कि पुराने पौधे, सड़ी गली पत्तियां जो होती हैं, और या फिर कोई मृत जीव होते हैं, छोटे छोटे जो मृत जीव होते हैं। तो इन मृत पौधों और मृत जीवों को जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। इनको अपघटित करते हैं, इनको सड़ा गला करके। इन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वनस्पति होती है, जब वो सड़ गल जाती है, ठीक है, तो जब वो बिल्कुल सड़ गल जाती है तो क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इनको अपघटित कर देते हैं और क्या बना देते हैं? पोषक तत्व बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पोषक तत्व। तभी तो जो है पुराने ज़माने में बनाया करते थे कि सूखे जो पेड़ों की पत्तियां वगैरह होती थी तो उनसे खाद बनाई जाती थी, केंचुए वगैरह छोड़ करके। हालांकि वो तो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधों और मृत जीवों के शरीर का अपघटन करके कुछ पोषक तत्व बनाते हैं, ठीक है। अब जो पोषक तत्व है, जब मिट्टी को उल्टे पलटेंगे तो उसके अंदर पोषक तत्व अच्छे से क्या हो जाएंगे? अच्छे से मिल जाते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके अंदर जैसे ही आप बीज डालोगे तो ये पोषक तत्व जो है उस पौधे को मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दो कारण हमारे कि पहले से जो जल, गैसें और खनिज लवण धरती के अंदर मौजूद है, उसको जब आप पोला करेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे, तो वो जो है मिक्स हो जाती है और कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं जो कि पौधा आराम से उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है, यानी कि बीज आराम से उसका उपयोग कर सकता है। दूसरी चीज़ कि मृत पौधे और मृत जीवों को सूक्ष्म जीव जब अपघटित करते हैं तो जो पोषक तत्व बनते हैं, वहाँ पर पोषक तत्व जो बनाते हैं उनको मिट्टी में मिक्स होने का मौका मिल जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और मिट्टी जब पोली होगी तभी तो वहाँ पर बीज अच्छे से लग पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी को उलटना पलटना और उलट पलट करके जो है पोला करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी ज़मीन तैयार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये तो हो गई ज़मीन तैयार, लेकिन इस ज़मीन को तैयार करने के लिए, खुरचने के लिए, उलट पलट करने के लिए कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जुताई में निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन औजारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दो औजार तो है हमारे पारंपरिक और एक औजार है हमारा नवीनतम, ठीक है। जो पारंपरिक औजार है वो बैलों की सहायता से या उसे जो है मनुष्य चलाता था, ठीक है। और जो हमारे नवीनतम औजार है वो ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें 3 औजार होते हैं। जुताई के लिए 3 औजार होते हैं। सबसे पहला और मुख्य औजार जो किसान की पहचान होता है वो है हल,
ठीक है, पहला क्या हो गया, हल। दूसरा क्या होता है, कुदाली। इनके बारे में अभी जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि हल के बारे में बताओ कि हल कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, वो क्या काम आता है, ठीक है, और उसके क्या क्या हिस्से होते हैं, किन किन हिस्सों को क्या क्या नाम देते हैं। जैसे हल के अंदर एक फाल होता है, हल के अंदर दो मुख्य जो है पार्ट होते हैं, एक तो होता है फाल और जो लंबी लकड़ी होती है उसको शैफ्ट कहते हैं, शैफ्ट और फाल। तो वो भी आपसे पूछा जाता है कि हल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जो आप इस तरह से किसान के पास जो है लगभग इस तरह का हल देखते हो ना आप किसान के पास, इस तरह का। तो ये तो होती है शेफ्ट, और ये जो होता है इसको कहते हैं फाल, ठीक है। तो हालांकि आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन पर पिक्चर भी आपको दिखेगी, तो उसको देख करके आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो पहला हो गया हल, दूसरी हो गई कुदाली, और तीसरा होता है कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों औजारों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जुताई के बारे में हमने पढ़ लिया, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ना खेत में आए हुए हो और आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है कि जी जुताई इससे की जाती है, बुआई इससे की जाती है, सिंचाई इससे की जाती है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किसान कितनी मेहनत करता है, और उसकी मेहनत के बावजूद भी कभी कभी उसे फल नहीं भी मिलता है। आपको कहते हैं ना कि मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन किसान जो होता है उसको ये खतरा रहता है कि मेहनत के बाद भी शायद हो सकता है कि उसको उसका फल ना मिले। जैसे अभी पीछे आपने देखा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे इलाकों में टिड्डी दल का हमला हो गया, तो वहाँ पर जो है फसल जो है पूरी की पूरी खा करके नष्ट कर दी है ना टिड्डियों ने। तो वो ऐसा कभी कभार जो हो जाता है, प्रकृति की मार कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हल की। तो सिंपल सी बात है, हल जो है सबसे पहले लिखेंगे किसके द्वारा चलाया जाता है। तो हल चलाने के लिए हमें 2 बैलों की आवश्यकता होती है प्लस 1 आदमी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 1 आदमी और 2 बैल मिल करके एक हल को चलाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर काम क्या क्या कर सकते हैं, हल से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हल से एक तो क्या कर सकते हैं, जुताई तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा खरपतवार भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है उसको अगर खुरचना है तो खुरच भी सकते हैं, ठीक है। कि मिट्टी मान लीजिए कि कठोर हो गई है तो मिट्टी खुरच भी सकते हैं, मिट्टी खुरचने के काम आता है। सबसे पहले लिखा चलाया कैसे जाता है, फिर देखेंगे काम कैसे किस किस काम के लिए वो उपयोगी होता है, फिर हम देखेंगे कि उसकी संरचना कैसे होती है। 3 टॉपिक पढ़ेंगे हर एक औजार में, ठीक है। कौन कौन चलाता है ये हमने लिख लिया। दूसरा मिट्टी खुरचने का काम होता है, जुताई का काम होता है, खरपतवार निकालने का काम होता है, खरपतवार निकालने का, ठीक है। कि आप सिंपल सी बात है, खरपतवार जहाँ उगा ये वहाँ से हल चला दोगे, उसके बाद जो खरपतवार है उसको फटाफट से निकाल लोगे, क्योंकि ये क्या कर देगा, मिट्टी को पोला कर देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि ये जो औजार होता है उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है। तो औजार की पहले पिक्चर देख लो, आपकी स्क्रीन पर हल की एक पिक्चर है। तो यहाँ पे आपको इसके नाम के साथ दिखाया गया है कि यहाँ पर इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। लोहे की जो तिकोनी मजबूत पत्ती लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं, ठीक है। नीचे देखो लोहे की तिकोनी पत्ती लगी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं, फाल। और मुख्य भाग जो है लंबी लकड़ी का बना होता है जिसको क्या बोलते हैं, हल शैफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आप नोटबुक पे कैसे डायग्राम बनाओगे, तो नोटबुक पे सिंपल सा डायग्राम बनाने की इस तरह से, ये तो हो गया हमारा हल शैफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से कुछ हल होता है, ठीक है, यहाँ पर वो लगी हुई होती है फाल और इस तरह से वो होता है। तो यहाँ पर 2 बैल जोत दिए जाते हैं, एक यहाँ पर बैल एक यहाँ पर बैल। किसान इसको यूँ पकड़े हुए चलता है और यहाँ से ये जो है मिट्टी को खुरचते हुए चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो हिस्सा कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा फाल और ये हो गया शेफ्ट। क्या हो गया, शेफ्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, इसको सीधा करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बैल और एक जो है इंसान मिल करके इसको चलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हल की बात। अब कुदाली की बात करें तो कुदाली लगभग हल के जैसी ही होती है। इसके लिए भी 2 बैल और 1 आदमी की ज़रूरत होती है। ये भी वही काम करता है जो मिट्टी खुरचना, जुताई, खरपतवार निकालने का जैसे हल करता है, ये भी वही काम करता है। बस इसमें चेंज इतना ही होता है कि जहाँ पे फाल क्या होता है, एक लकड़ी की तिकोनी सी छड़ होती है ना, वैसे ही
कुदाली के अंदर क्या होती है, एक पत्ती होती है, ठीक है, कि इस तरह से मान लीजिए कि एक तो है छड़ और एक है इस तरह से पूरी पत्ती, लगभग जो है इस तरह से होती है ये पत्ती, ठीक है। तो आप समझ गए, एक तो होगी पत्ती और एक हो गया थोड़ा सा पतला, तो जो फाल होता है वो थोड़ा सा जो है छड़ के टाइप से होता है, ठीक है। और अगर इसके देखे जाए, कुदाली की बात की जाए, तो उसके आगे पट्टी लगी होती है, पत्ती, ठीक है। अब देखो यानी कि ब्लेड का काम करती है, जिसको आप ब्लेड भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी पिक्चर देख लो, आपकी स्क्रीन पर कुदाली की पिक्चर है। इसमें आप क्या लिखोगे कि इसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी व मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह काम करती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? तो ये है, और इसको पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट कल्टीवेटर की। तो कल्टीवेटर का नाम किसने नहीं सुना, और कल्टीवेटर तो आपको आजकल हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कल्टीवेटर की और आप पिक्चर देख लो, इस तरह का कल्टीवेटर होता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, और कल्टीवेटर से एक तो टाइम बचता है, दूसरा श्रम बचता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा हम मानते हैं कि आधुनिकीकरण जब हुआ, यानी कि ट्रैक्टर से जब जुताई हुई, तो किसान का खर्च बढ़ गया, ऐसा मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि किसान का खर्च बढ़ गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि किसान का खर्च कैसे बढ़ गया? कि सिंपल सी बात है, अगर किसान ये हल वगैरह चला रहा है तो सिंपल सी बात है उसका काम धीरे होगा, उसको ज़्यादा मजदूर बुलाने पड़ेंगे, ज़्यादा जो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि ये जो है हल और कुदाली को खींचने के लिए उसे पशु रखने पड़ेंगे ना, पशु रखने पड़ेंगे। बिल्कुल आप मानते हो कि एक तरह हम देखें कि आप सोच लो कि अगर ट्रैक्टर लाएगा किसान तो उसमें पेट्रोल डलेगा, वो तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। और बैल है, बैल तो बस फ्री में आता है, एक बार खरीद लिया उसके बाद तो कोई खर्चा है नहीं बैल का। लेकिन भाई सोचने वाली बात है कि क्या बैल का सच में कोई खर्चा नहीं है? बैल सुबह शाम कुछ नहीं खाता, आप कहोगे बिल्कुल खाता है। तो बैल को हर समय चारा देना पड़ता है, हर टाइम उसकी केयर करनी पड़ती है, हर जो है रोजाना उस पर खर्चा लगता है। लेकिन ट्रैक्टर पर तभी खर्चा लगेगा जब ट्रैक्टर को आपको चलाना है, ठीक है। तो ये आधुनिकीकरण के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो कल्टीवेटर आपको समझ में आ गया, इससे टाइम बचता है, श्रम भी बचता है। कि वैसे तो अगर एक आदमी अगर करता है तो उसको 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं जुताई में, लेकिन ट्रैक्टर से वो जो 4 घंटे में ही कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने पढ़ा मिट्टी को तैयार करना, जुताई, और उसमें कौन कौन से औजार काम आते हैं, 2 पारंपरिक और एक नवीनतम, ठीक है, जिसको आप आधुनिक भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है कि जब मिट्टी तैयार हो गई तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है बुआई। बुआई के अंदर हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं। तो अब यहाँ पर बुआई की प्रोसेस को पढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसान के परिवार से हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है तो MKH प्रयास करेगा कि एक ऐसा व्लॉग बना करके जो है ये सारी की सारी प्रोसेस आपको दिखाई जाए, ठीक है। ये भी अपने थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि सारी की सारी प्रोसेस आपको दिखाई जाए। चलिए बुआई करना किसान का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि वो जितने अच्छे बीज डालेगा उतनी ही अच्छी उसकी फसल होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। और आपको पता है कि स्वस्थ बीजों का चयन कैसे किया जाता है कि बीजों को पानी के अंदर भिगो दिया जाता है। जो बीज भारी होते हैं यानी कि स्वस्थ होते हैं वो तो पैंदे पर बैठ जाते हैं, लेकिन जो बीज थोड़े से हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है कि अच्छे बीज नहीं है उनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। जो भारी बीज हैं उनको हम उपयोग करते हैं, और वही जो है उत्तम गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीज होते हैं, ठीक है। अब बीजों का चयन हमने कर लिया तो कुछ औजारों का उपयोग करके हम बुआई करते हैं, ठीक है। कुछ तो हाथों से ही बुआई की जाती है, लेकिन कुछ औजारों का भी हम उपयोग करते हैं कई बार बुआई में। तो वो कौन कौन से औजार हैं? तो सबसे पहले है हमारा एक परंपरागत औजार होता है। तो इसकी पिक्चर जो है आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, इसकी पिक्चर परंपरागत औजार की। इसके अंदर क्या होता है कि एक कीपनुमा संरचना होती है। इसके अंदर क्या है, कीप के आकार का होता है। बीजों को इस कीप में डालने पर
1, 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरकर मिट्टी को भेदते हुए ये ज़मीन के अंदर स्थापित हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद है कि पारंपरिक औजार के बाद आजकल कौन सी औजार यूज़ किया जा रहा है? आजकल यूज़ किया जा रहा है सीड ड्रिल, ठीक है। और सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए ताकि बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। यानी कोई भी ऐसी कहावत ना बोल सके कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने से बचाने के लिए, खेत को बचाने के लिए क्या किया जाता है? सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कहती है कि बीज डाल दिया फिर ये ढक भी देती है, ठीक है। तो सीड ड्रिल आपने जो है देखा ही होगा, आजकल जो है इसके द्वारा की जाती है। तो अगर आप किसान के परिवार से हैं या आपने किसान को काम करते हुए खेतों में कभी ना कभी सीड ड्रिल ज़रूर देखा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कल्टीवेटर और सीड ड्रिल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा, ठीक है। एक में तो बीज जाते हैं नीचे और एक में क्या होता है कि खुदाई यानी कि मिट्टी को खुरचने का काम होता है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, फिर आपको जो इनमें डिफरेंस पता लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी बुआई तक। बुआई के बाद जब हमने बीज लगा दिए तो उसके बाद हम खाद और उर्वरक की बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अपना वर्क कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स बनाने डायग्राम्स के साथ, ठीक है। ये जितने भी औजार किए उनके डायग्राम्स आपको ज़रूर बनाने और वो बिल्कुल अच्छे अच्छे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।